पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की किस्त नंबर 55 खूनी दरवाजे का तीसरा हिस्सा। घोड़ा गाड़ी $1,00,000 रॉबर्ट का पापा और मारिया को लिए गुंडों के ठिकाने की तरफ भागी चली जा रही थी। दिन गरूब हो रहा था। मैदान में सूरज की सुनहरी किरणें पहाड़ियों की तरफ सिमटने लगी थीं। गुंडों ने अपना जो अड्डा बताया था वो शहर से काफ़ी दूर पहाड़ियों में एक जगह वाक़या था। गाड़ी पहाड़ियों में पहुंची तो पिस्तौल के फायर की आवाज़ वादी में गूंज उठी। ये चौकीदार गुंडे की तरफ से ऐलान था कि $1,00,000 देने वाले आ गए हैं। गुंडों की कुल तादाद 6 थी। ये लोग एक वीरान मकाम पर बने हुए खस्ता हाल कॉटेज में रॉबर्ट को लिए बैठे थे। एक गुंडा जिसने पिस्तौल चलाई थी एक चट्टान के पीछे बैठा पहरा दे रहा था। कॉटेज में रॉबर्ट को रस्सियों से बांधकर कुर्सी पर बिठाया हुआ था। 5 गुंडे गोल मेज के गिर्द कुर्सियों पर बैठे ताश खेल रहे थे। फायर की आवाज़ सुनकर उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने अपनी अपनी पिस्तौलें निकालकर गोलियां चेक की कि सब कुछ ठीक है। फिर खिड़कियों और दरवाजे के पीछे मोर्चे बनाकर बैठ गए। दूर से एक घोड़ा गाड़ी गर्द उड़ाती वादी में दाखिल हुई और चलते चलते गुंडों के अड्डे यानी कॉटेज के सामने आकर खड़ी हो गई। काले हाथी ने आवाज़ दी, मिस्टर जेम्स, तुम अकेले हो? पुलिस तो साथ नहीं है। जेम्स ने गाड़ी से बाहर निकलकर कहा, मैं अकेला हूँ, मैंने पुलिस को बिल्कुल इत्तला नहीं दी। काले हाथी ने कहा, क्या रकम साथ लाए हो? हाँ, ये देख लो, मेरे पास है, मगर पहले मुझे मेरे बच्चे को दिखाओ। काले हाथी ने इशारा किया। एक गुंडे ने रॉबर्ट को खिड़की के पास कर दिया। रॉबर्ट के सिर्फ हाथ पुश्त पर रस्सी से बंधे थे। रॉबर्ट ने आवाज़ दी, पापा मैं ठीक हूँ। जेम्स का दिल बेटे की आवाज़ सुनकर भर आया। फिक्र न करो मेरे बेटे, मैं तुम्हें साथ लेकर घर जाऊंगा, मैं तुम्हें साथ लेने आया हूँ। मारिया अब घोड़ा गाड़ी से बाहर निकलकर गुंडों के कॉटेज की तरफ चलने लगी थी। कोई गुंडा उसे नहीं देख सकता था। चलते चलते वो कॉटेज के अंदर आकर एक जगह खड़ी हो गई। रॉबर्ट कुर्सी पर बैठा था। एक गुंडा पिस्तौल निकाले उसके पास खड़ा था। गुंडों ने जब देखा कि रॉबर्ट का बाप $1,00,000 लेकर अकेला ही आ गया है तो वो कॉटेज से बाहर निकल आए। एक गुंडा अंदर रॉबर्ट के पास पिस्तौल ताने खड़ा रहा। बाकी गुंडे रॉबर्ट के बाप के इर्द गिर्द बंदूकें तान कर खड़े हो गए। काले हाथी ने आगे बढ़कर थैला पकड़ लिया। रकम पूरी है ना? जेम्स ने कहा, बेशक गिन लो। काले हाथी ने थूक कर कहा, हमें तुम पर एतबार है। इधर ये खेल हो रहा था तो दूसरी तरफ अंदर मारिया ने यह किया कि बड़े आराम से एक लोहे की जंजीर लेकर रॉबर्ट के सर पर खड़े गुंडे के गले में डाली और इतनी तेजी से और ताकत से उसे मरोड़ा कि गुंडा आवाज निकाले बगैर जमीन पर गिरा और मर गया। रॉबर्ट शिश्ता रह गया कि ये गुंडे को क्या हुआ कि खड़े खड़े गर्दन पर हाथ रखे गिर पड़ा। मारिया ने रॉबर्ट के कान में कहा, मैं तुम्हारी दादी की रूह हूँ और तुम्हें बचाने यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हारी रस्सी खोल रही हूँ। तुम पीछे से मकान से निकलो और चट्टान के पीछे जाकर छुप जाओ। रॉबर्ट के सर के बाल खड़े हो गए। दादी की रूह ने उसकी रस्सियां खोल दी। भागो पीछे चट्टान की ओट में, मारिया ने कहा। मामला जान बचाने का था। रॉबर्ट जल्दी से निकलकर मकान के पीछे चट्टान की खो में जाकर छुप गया। अब उधर गुंडे रकम लेकर रॉबर्ट के बाप को अपने साथ अंदर ला रहे थे ताकि लड़का बाप के हवाले कर दिया जाए। अंदर आकर जो कुछ उन्होंने देखा उस पर उनकी आंखों की पुतलियां फैल गईं। उन्होंने पिस्तौल तान लिए। मेज के पास उनके साथी की लाश पड़ी थी और रॉबर्ट गायब था। ये सब तुम्हारी शरारत है, काले हाथी ने रॉबर्ट के बाप की तरफ बंदूक तान कर कहा। जेम्स खुद हैरान था कि उसका बेटा कहाँ चला गया। कहने लगा, जो कुछ यहाँ हो रहा है मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। मैं रकम लेकर अपना बच्चा वापस ले आया हूँ। रॉबर्ट को तुम लोगों ने कहीं गुम कर दिया है। खामोश बुड्ढे खुसट, काला हाथी चीखा। फिर उसने जेम्स यानी रॉबर्ट के बाप को घसीटकर जमीन पर गिरा दिया। हम अपने साथी की मौत का बदला तुम्हें कत्ल करके लेंगे। काले हाथी ने अपने साथी को हुक्म दिया कि बंदूक से जेम्स की खोपड़ी उड़ा दी जाए। अब मारिया के अमल का वक्त था। वो पीछे से आई और जेम्स की तरफ बढ़ने वाले गुंडे की पीठ पर इस जोर से लात मारी कि वो ऊंधे मुंह आगे को गिर पड़ा। मारिया ने बंदूक अपने हाथ में ले ली। अब वो बंदूक भी मारिया के हाथ में आते ही गायब हो गई। काला हाथी गरजा, नीचे क्यों गिर पड़े? तुम्हारी बंदूक कहाँ चली गई? इससे पहले कि गुंडा कोई जवाब देकर एक फायर हुआ। बंदूक ने शोला उगला और औंधे मुंह पड़े हुए गुंडे को मौत की नींद सुला दिया। मारिया ने बंदूक का रुख कातिल गुंडों की तरफ फेर दिया और यके बाद दिगरे फायर करके सिवाय काले हाथी के चारों गुंडों को हलाक कर दिया। वो उन्हें हलाक करना ही चाहती थी ताकि बुराई को जड़ से उखाड़ फेंका जाए और ये लोग दोबारा किसी माँ बाप की ममता से ना खेल सकें। काले हाथी ने अपने तमाम साथियों की तड़पती हुई लाशें देखी तो खौफ और गुस्से से कांपने लगा। मारिया अब उसको भी ज्यादा वक्त नहीं देना चाहती थी क्योंकि वो तैश और इंतकाम के जज्बे में भड़क कर रॉबर्ट के बाप को हलाक कर सकता था। मारिया ने जमीन पर पड़ी पिस्तौल उठाई और काले हाथी की कनपट्टी पर रखकर चला दी। धमाका हुआ। पिस्तौल ने शोला उगला और दूसरे लम्हे कातिल काला हाथी जमीन पर गिर कर तड़प रहा था। उस संग दिल कातिल ने न जाने कितने गरीब इंसानों को कत्ल किया था। आज कुदरत ने उसे उसके गुनाहों की सजा दे दी थी। रॉबर्ट के बाप की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। उसने देखा कि सारे गुंडे मर गए हैं तो रॉबर्ट को आवाजें देने लगा। रॉबर्ट बाहर वाली चट्टानों की ओट से निकलकर अपने पापा की तरफ दौड़ा। पापा! बाप ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। रॉबर्ट ने खुश होकर कहा, पापा, मेरी दादी की रूह आई थी, उसने मेरी रस्सियां खोली थी और पहरेदार गुंडे को हलाक किया था। जेम्स हैरान जरूर हुआ
क्योंकि अंदर कुर्सी के पास खुली हुई रस्सी पड़ी थी और साथ ही एक गुंडे की लाश भी थी। उसने रॉबर्ट को गाड़ी की तरफ ले जाते हुए पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? रॉबर्ट बोला, हाँ पापा, रूह ने मेरे कान में कहा था कि मैं तुम्हारी दादी की रूह हूँ। मैं तुम्हारी रस्सियाँ खोल रही हूँ, तुम पीछे चट्टानों में जाकर छुप जाओ। फिर उसने मेरे सर पर पहरा देने वाले गुंडे का गला घोंटकर हलाक किया था। रॉबर्ट का बाप अपना सर खुजाने लगा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इतना उसे यकीन था कि कोई आसमानी ताकत वहां जरूर अपना काम दिखा रही थी। उसने अपनी आंखों के सामने गोलियों से गुंडों को हलाक होते देखा था, जबकि गोली चलाने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वो सर खुजा कर ही रह गया और बच्चे को गाड़ी में बिठाकर उसका दरवाज़ा बंद किया और ऊपर चढ़कर घोड़ों को कोड़ा मारा। घोड़ा गाड़ी हवा से बातें करने लगी। गाड़ी के अंदर सामने वाली सीट पर मारिया भी बैठी थी, लेकिन रॉबर्ट उसे नहीं देख सकता था। घर जाकर जब मिक्की और माँ को मालूम हुआ कि रॉबर्ट बखैरियत वापस आ गया है और $1,00,000 की रकम भी वापस आ गई है, तो बड़े खुश हुए। मिक्की को मालूम था कि यह सारा काम उसकी गैबी सहेली का कारनामा है। रॉबर्ट को सबने बड़ा प्यार किया। अपने कमरे में पहुंचकर मिक्की ने आहिस्ता से मारिया को आवाज़ दी, तो मारिया ने जवाब दिया और कहा कि जो कुछ उसने किया है उसका फ़र्ज था। वो गुंडे कातिल थे, उनके हाथ कई बेगुनाह इंसानों के खून से रंगे हुए थे, उनका मर जाना ही बेहतर था। मिक्की ने कहा, मैं हमेशा तुम्हें याद किया करूंगी मारिया, तुमने सगी बहनों बल्कि सगे भाई से बढ़कर मेरी मदद की है। कमरे में मारिया की हल्की हल्की हंसी सुनाई देती रही। मारिया के जाने का वक्त आ गया। मिक्की ने उसे बोस्टन की बंदरगाह पर जाकर वर्जीनिया नामी बहरी जहाज पर चढ़ाया। मारिया ने टिकट नहीं खरीदा था क्योंकि वो तो गैबी लड़की थी, इसलिए कोई भी नहीं देख सकता था उसे। जब तक जहाज चला नहीं, मिक्की बंदरगाह पर खड़ी रही। उसे मारिया दिखाई नहीं दे रही थी, मगर उसे यकीन था कि वो जहाज के डेक पर जरूर खड़ी होगी। मारिया जहाज के डेक पर खड़ी मिक्की को देख रही थी। जहाज ने विसल दिया और बंदरगाह से पीछे खुले समंदर की तरफ हटने लगा। मारिया और मिक्की, दो पक्की सहेलियों ने एक दूसरे को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। जहाज हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो गया। अब जरा अंबर की तरफ चलते हैं। अंबर उस वक्त दिल्ली में खुदा बख्श नान बाई के घर पर रहता था। खुदा बख्श को अंबर ने मोती फरोख्त करके आधी रकम दे दी थी, जिसकी मदद से उसने अपने कारोबार को तरक्की दी है। अगले महीने उसकी जवान बेटी मुमताज़ बेगम की शादी होने वाली है। सारा जहेज तैयार है। अंबर तकरीबन सारा दिन शहर के बाजारों और बागों में घूमता रहता है कि शायद कहीं मारिया की खुशबू आ जाए, शायद कहीं नाग की शक्ल नजर आ जाए। इस तरह नाग उस वक्त लाहौर शहर में एक सिख अमीर सरदार वकील सिंह की हवेली में घोड़े की देखभाल पर नौकर हो गया है। वो भी दिन में कभी कभी आज से 125 बरस पहले के पुराने लाहौर की कच्ची सड़कों और घने बागों में जाता है कि शायद किसी जगह से उसे मारिया की खुशबू आ जाए या अंबर की शक्ल दिखाई दे जाए। मई 1857 का महीना आ गया। मीरठ शहर में फौजों ने बगावत कर दी, छावनी को आग लगा दी, जेल खाना तोड़कर कैदियों को रिहा करा लिया गया। अंग्रेजों के बंगले नजरे आतिश कर दिए गए। जिसने मुकाबला करने की कोशिश की उसे मौत के घाट उतार दिया गया। सारे मुल्क में बलवा फैल गया। अफरा तफरी मच गई। अंग्रेज मुंह छुपाने लगे। फौज खिलाफ हो गई। सिपाही दिल्ली में दाखिल हो गए। उन्होंने मीर बहरी का बंगला जला दिया। बहादुर शाह जफर से फरियाद की कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए उनके सरों पर हाथ रखें। बूढ़ा बादशाह जिंदगी के आखिरी दिन मसल्ले पर इबादत करते हुए बसर कर रहा था। बागियों ने उसे अजीब परेशानी में मुब्तला कर दिया। दिल्ली में जितने गैर मुल्की थे मार दिए गए। सारे शहर पर बागियों ने कब्जा कर लिया। अंग्रेजी फौजों ने पंजाब में जमा होना शुरू कर दिया ताकि यहाँ से फौज इकट्ठी करके दिल्ली पर हमला करके बागियों को गिरफ्तार किया जा सके। जिस सिख के पास नाग मुलाजिम था उसने भी अंग्रेजों का साथ दिया। नाग भी अंग्रेजी फौज के साथ दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। उधर अंबर जिस घर में रहता था वहां भी अफरा तफरी मच गई। अगरचे शहर पर बागियों का कब्जा था और अंग्रेज का जुल्म खत्म हो चुका था, लेकिन खुदा बख्श ने अंबर से कहा, बेटा मैं देख रहा हूं कि इस शहर की ईंट से ईंट बजने वाली है। इसके गली कूचों में कत्ले आम होगा। अंग्रेज पंजाब से फौज और तोपें लेकर दिल्ली पर चढ़ाई करेगा और किले पर कब्जा कर लेगा। अंबर इस किस्म के कई इनकलाब देख चुका था, उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। अलबत्ता वो मेज़बान की परेशानी से परेशान ज़रूर था। उसने कहा, बाबा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे हुक्म दे, मैं आपकी खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। खुदा बख्श ने अंबर को सीने से लगा लिया। मुझे अपनी फिक्र नहीं बेटा, अगर फिक्र है तो तुम्हारी बहन की है। अगले माह उसकी शादी हो रही है, सारा जहेज तैयार रखा है। अंग्रेज आ गए तो वो इस शहर को लूट कर वीरान कर देंगे। खुदा जाने हमारा क्या हशर हो। अंबर कहने लगा, बाबा जान आप परेशान ना हो, मैं आप लोगों की हिफाजत की कसम खाता हूँ। अगर शहर में ज्यादा गड़बड़ हो गई तो मैं सीना तान कर आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा और दुश्मन को पहले मेरे सीने पर वार करना होगा। खुदा बख्श की बीवी कहने लगी, बेटा वो लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। फिर वो अपने खावंद से मुखातिब होकर बोली, अगर हम सारा जहेज का सामान लेकर अपने घर के तहखाने में छुपा दें तो बेहतर रहेगा। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया। जहेज का सारा सामान तहखाने में पहुंचा दिया गया। खुदा बख्श का बेटा और बेटी मुमताज़ बेगम भी बड़े फिक्रमंद थे। असल में उन्हें अंबर की छुपी हुई ताकत की खबर नहीं थी, वरना वो इतने परेशान ना होते।
अंबर ने तो फैसला कर लिया था कि वो खुदाबख्श के खानदान की बुरे हालात में पूरी पूरी मदद करेगा। एक रोज अंबर शहर की चारदीवारी के बाहर बाग में नाग और मारिया की तलाश में चक्कर लगा रहा था कि उसे एक जगह दरख्तों के पीछे से मदद मदद की आवाजें सुनाई दी। कोई औरत मदद के लिए पुकार रही थी। अंबर भागकर उधर गया। क्या देखता है कि एक मकान बना है जिसके बरामदे में कुछ गुंडे एक अंग्रेज लड़की को बाहर घसीट रहे हैं। गदर में ऐसा हुआ था कि जंग आज़ादी के मुजाहिदों के साथ शहर के बदमाश और गुंडे भी शामिल हो गए थे, जैसा कि अक्सर हुआ करता है। ये लोग बच्चे कुचे अंग्रेजों के घर बार लूट कर और अंग्रेज लड़कियों को महंगे दामों फरोख्त करते थे। अंबर ने भी हिंदुस्तान का ही लिबास पहन रखा था। उसने करीब जाकर एक गुंडे से कहा, अंग्रेज कमांडर के मातहत इस लड़की को क्यों मारते हो? एक गुंडा हिंदू था। उसने कहा, अरे तुम कौन हो? तुम्हें नहीं मालूम कि गदर पड़ गया है? इसके बाबा को हमने अंदर कत्ल करके डाल दिया है। अब अंबर को मालूम हुआ कि गुंडे उस अंग्रेज लड़की के बाप को कत्ल कर चुके हैं। अंग्रेज लड़की हाथ जोड़कर रहम रहम पुकार रही थी। रामू गुंडा कहके लगा रहा था। उसके साथी भी कमर के साथ तलवारें लटकाए जोर जोर से हंस रहे थे। रामू दादा, इस हरामजादी को कत्ल कर दो, यहीं ये शहर में जाकर बहुत शोर मचाएगी। जाने क्यों अंबर को सुनहरे बाले वाली मासूम सी अंग्रेज लड़की पर तरस आ गया। उसने उसकी जान बचाने का फैसला कर लिया। आगे बढ़कर अंबर ने रामू बदमाश को एक धक्का दिया। रामू धड़ाम से परे जा गिरा। उसकी और उसके साथियों की आंखों में खून उतर आया। रामू ने तलवार खींच ली। साथी गुंडे भी तलवारें सौंध कर अंबर की तरफ बढ़े। अंबर ने लड़की को मकान के अंदर भाग जाने को कहा और खुद रामू बदमाश के सामने खड़ा हो गया। वो तन्हा था। रामू बदमाश मुस्कुरा रहा था। उसे मालूम था कि अंबर निहत्था है और तलवार के एक ही वार में उसे दो टुकड़े करके रख देगा। इसलिए उसके साथी भी तलवारें लेकर पीछे हट गए थे कि अंबर उनका उस्ताद ही निपट लेगा। अंबर ने रामू की आंखों में आंखें डालकर कहा, कमीने, औरतों पर हाथ उठाना बुज़दिली है और अपनी तलवार मुझे दे दे। रामू मजाक में बोला, तू मेरी तलवार लेकर क्या करेगा? अंबर ने संजीदगी से कहा, तो मैं और तुम्हारे साथियों को कत्ल करूंगा। रामू ने कहका लगाया, अरे तू अपनी खैर मना, बचा मेरे वार को। रामू ने तलवार लहराई। दूसरे गुंडे हैरान थे कि अंबर अपने बचाव के लिए जरा भी अपनी जगह से नहीं हिला। उसने रामू को पूरा पूरा मौका दिया कि वो उस पर भरपूर वार करे। ऐसा ही हुआ। रामू ने तलवार का भरपूर वार अंबर की गर्दन पर किया। दूसरे बदमाशों ने मुंह परली तरफ कर लिया। वो अंबर की गर्दन उतरती नहीं देखना चाहते थे। अंग्रेज लड़की भागकर दरवाजे के पीछे छुपी देख रही थी। उसने भी अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। वो अपने मोहसिन को कत्ल होते नहीं देख सकती थी, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से हाथ उठाकर देखा तो हक्का बक्का होकर रह गई। अंबर की गर्दन पर पड़ने के बाद रामू बदमाश की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो चुकी थी। अंबर ने जमीन पर गिरा हुआ तलवार का टुकड़ा उठाकर जोर से रामू की तरफ फेंका। आधी तलवार का फल रामू के सीने में घुस गया। वो हाय कहकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथी आगे बढ़े। अंबर ने एक बदमाश को गिराकर उसकी तलवार छीन ली और मुकाबला शुरू हो गया। रामू के साथी भला अंबर का कहाँ तक मुकाबला कर सकते थे। बस 2 मिनट के बाद उनकी लाशें जमीन पर तड़प रही थी। अंबर ने अंग्रेज लड़की से कहा, तुम्हें ये घर छोड़कर मेरे साथ चलना होगा, लेकिन अंदर जाकर नौकरानियों वाले कपड़े पहन लो। लड़की बदहवास थी। भागकर अंदर गई और लंबी सी स्याह चादर ओढ़कर बाहर आ गई। अंबर ने उसे साथ लिया और शहर की गलियों से होकर खुदा बख्श के घर आ गया। बाबा जान, गुंडों ने इस अंग्रेज लड़की एलिजबेथ के माँ बाप को कत्ल कर दिया है। घर बार लूट लिया है। मैंने इसे पनाह दी है। चाहता हूँ कि इसे तहखाने में उस वक्त तक रखा जाए जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते। खुदा बख्श ने कहा, बेटा ये बड़ा नेक काम है। हम तुम्हारे साथ हैं। हमसे जो हो सका इस बच्ची की खिदमत करेंगे, अगरचे इसमें हमारी जानों को भी खतरा है। गुंडे गली गली दंदनाते फिरते हैं। अगर उन्हें जरा भी भनक पड़ गई तो वो इस अंग्रेज बच्ची के साथ हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं। हम एलिजबेथ की हिफाजत करेंगे। शुक्रिया बाबा जान, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। एलिजबेथ को तहखाने में पहुंचा दिया गया। वहाँ उसकी ज़रूरत और सहूलत की हर शय रख दी गई। वो अपने माँ बाप की वफात से बड़ी परेशान थी, लेकिन अंबर, मुमताज़ बेगम और उसके माँ बाप की शफकत और मोहब्बत भरे सलूक ने उसे काफ़ी हौसला दिया। इसी तरह 1 महीना और गुजर गया। नाग ने अपने सिख अमीर बघेल सिंह के साथ अंग्रेज कमांडर के मातहत छोटी सी फौज लेकर दिल्ली शहर से दूर एक जगह पड़ाव डालकर एक जगह बैठ गया। अंग्रेज कमांडर दिल्ली पर हमला करके फिरोजपुर शहर और सिख रियासत पटियाला की जानिब से आने वाली सिख फौज का इंतजार कर रहा था। उसने फैसला किया कि किसी जासूस को दिल्ली शहर भेजा जाए ताकि मालूम हो सके कि वहाँ बागियों की क्या पोजीशन है। नाग के नाम की पर्ची निकल आई। सरदार और अंग्रेज कमांडर ने नाग के जिम्मे यह ड्यूटी लगाई कि वो दिल्ली जाकर जासूसी करे। नाग को इस बात का एहसास हो चुका था कि जिन लोगों को ये अंग्रेज और सिख सरदार बागी कह रहे हैं वो जंगे आज़ादी के मुजाहिद हैं और अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। इस एतबार से वो आज़ादी के सिपाही थे। मगर नाग ने अपने दिल का ख्याल किसी पर जाहिर नहीं किया। वो खामोश रहा। जासूसी के बहाने उसे दिल्ली जाने का मौका मिल रहा था। वहाँ वो अंबर और मारिया को भी तलाश कर सकता था। नाग को एक आम हिंदुस्तानी का लिबास पहना दिया गया। आधी रात को वो घोड़े पर सवार होकर दिल्ली की तरफ कूच कर गया। सुबह के वक्त वो शहर के दरवाजे पर पहुंच गया। मालूम हुआ दरवाज़ा बंद है।
نہ کوئی شہر میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ باہر آ سکتا ہے۔ ناگ نے سوچا کہ گھوڑے پر شہر کی چار دیواری کے گرد چکر لگانا چاہیے، شاید کہیں سے اندر جانے کا کوئی راستہ مل جائے۔ آخر اسے ایک جگہ تنگ سا راستہ نظر آیا جو ایک باغ میں داخل ہوتی نہر کے دہانے پر تھا۔ ناگ نے گھوڑے کو وہیں چھوڑا اور خود اس تنگ راستے سے گزر کر شہر میں داخل ہو گیا۔ شہر میں دن نکل چکا تھا، ہر طرف بڑی چہل پہل تھی، سارے شہر پر مجاہدین آزادی کا راج تھا۔ بے شک کچھ غنڈے بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے جنہوں نے بعض دکانیں لوٹ لی تھی اور گھروں کو آگ لگا دی تھی۔ دوپہر تک ناگ شہر کی سڑکوں اور گلی کوچوں میں پھرتا رہا، اسے عنبر کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ شام کو ایک سرائے میں آ گیا، اس کا قیام اسی سرائے میں تھا۔ دہلی میں اسی طرح آوارہ گردی کرتے اسے تیسرا دن جا رہا تھا کہ ایک دن اس کا گزر شاہی قلعے کے قریب سے ہوا۔ قلعے کے اندر شاہی محلات کی بارادریاں اور برج اور گنبد دھوپ میں چمک رہے تھے۔ قلعے کی دیوار کے اوپر مغل فوجی پہرا دے رہے تھے۔ قلعے کا بڑا دروازہ بند تھا، چھوٹی کھڑکی بھی بند تھی۔ فضا میں خاموشی اور سناٹا سا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ ناگ نے یہاں کر مجاہدوں کی جاسوسی کا خیال چھوڑ دیا۔ اس نے سوچ لیا کہ اگر اسے واپس سردار یا انگریز کمانڈر کے پاس جانا پڑا تو کہہ دے گا کہ شہر میں باغیوں نے بڑی تیاری کر رکھی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہے گا۔ اب وہ عنبر اور ماریا کو تلاش کرنا چاہتا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ عنبر اسی شہر میں کسی جگہ قیام رکھتا ہے۔ ناگ کو دہلی میں آئے 7واں روز گزر رہا تھا۔ وہ ایک ہفتے کے لیے آیا تھا، ہفتے بعد اسے واپس جا کر رپورٹ کرنا تھی۔ عنبر اور ماریا بھی اسے کہیں نہیں مل رہے تھے، چنانچہ وہ دہلی سے واپس روانہ ہو گیا۔ انگریزی فوج کے پڑاؤ پر جا کر ناگ نے یوں ہی رپورٹ کر دی کہ باغی بڑی زبردست تیاریاں کر رہے ہیں اور شہر میں انگریزوں کے خلاف لوگوں میں بڑا جذبہ پایا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ادھر ریاست پٹیالہ اور فیروز پور چھاونی سے انگریزوں کی حمایت میں سکھوں کی فوج بھی آ گئی، ان کے ساتھ توپیں بھی تھیں۔ انگریز کمانڈر نے دہلی پر حملے کا حکم دے دیا۔ فوج دہلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ ناگ بھی فوج کے ساتھ تھا۔ دہلی میں باغیوں نے اچھی خاصی تیاری کر رکھی تھی، مگر شاہی محل میں سازشیں ہو رہی تھیں اور کچھ امیر وزیر انگریزوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ انگریزی فوج نے دہلی شہر کے باہر پہنچ کر توپیں لگا دی اور گولہ باری شروع کر دی۔ شہر میں شور مچ گیا، انگریزی فوج آ گئی، لوگوں میں ہراس پھیل گیا، غنڈوں نے مکانوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ مغل فوج نے بھی قلعے کی دیوار سے انگریزی فوج پر گولہ باری شروع کر دی۔ انگریزی فوج کو باہر سے مدد مل رہی تھی، مغل فوج شہر کے اندر بند تھی، اسے باہر سے کوئی مدد نہیں مل رہی تھی۔ انگریزوں نے کشمیری دروازے پر توپ کے گولے مار مار کر اسے توڑ دیا اور انگریزی فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ شہر میں کوہرام مچ گیا۔ انگریزی فوج نے شہر میں داخل ہوتے ہی قتل عام شروع کر دیا۔ لوگوں نے باہر کو بھاگنا شروع کر دیا، مگر جو کوئی باہر نکلتا انگریز فوجی اسے قتل کر دیتے۔ گورے گھروں میں جا کر روپیہ اور دولت طلب کرتے، اگر گھر والے دولت ان کے حوالے نہ کرتے تو وہ بندوق مار کر مار ڈالتے۔ عنبر اپنے گھر میں چھپا بیٹھا تھا۔ تہخانے میں انگریز لڑکی الزبتھ بھی چھپی بیٹھی تھی۔ گورے گھر میں داخل ہوئے تو عنبر نے الزبتھ کو ان کے حوالے کر دیا۔ الزبتھ نے کہا کہ ان لوگوں نے اس کی عزت اور جان بچائی ہے۔ گوروں نے عنبر خدا بخش اس کی بیوی اور بیٹے کو کچھ نہ کہا، وہ الزبتھ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ عنبر نے کہا اب ہمیں بھی بابا جان یہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ اگر دوسرے گورا فوج کے سپاہی آ گئے تو ہم اپنی جان نہ بچا سکیں گے۔ خدا بخش نے کہا میری بیٹی کا جہیز یہاں پڑا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ عنبر بولا آپ لوگ شہر سے باہر ہمایوں کے مقبرے میں چلے جائیں، میں یہاں رہ کر آپ کی بچی کے جہیز کی حفاظت کروں گا۔ چنانچہ خدا بخش اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شہر سے باہر نکل گیا۔ عنبر اسی گھر میں رہ رہا تھا۔ سارے شہر میں گورا فوج نے قبضہ کر لیا تھا اور باغیوں کو پکڑ پکڑ کر قتل کیا جا رہا تھا۔ دو گورے اچانک دروازہ توڑ کر اندر آ گئے اور بندوق تان کر عنبر سے بولے سونے چاندی کے زیور ہمارے حوالے کر دو۔ عنبر نے کہا یہاں کچھ نہیں ہے بھائی، میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے پاس سونا چاندی کہاں؟ گورے تہخانے میں اتر گئے، وہاں ممتاز بیگم کے جہیز کے سونے کے زیورات رکھے تھے۔ گوروں نے انہیں اٹھا لیا اور عنبر کی طرف دیکھ کر بولے کمینے ہم کو دھوکہ دے رہے تھے، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اور گورے نے عنبر پر بندوق کا فائر کر دیا۔ گولی عنبر کے سینے پر لگی اور پھر نیچے زمین پر گر پڑی۔ گورا منہ پھاڑے تکنے لگا۔ دوسرے گورے نے فائر کیا تو ایک بار پھر گولی عنبر کے سر سے ٹکرا کر فرش پر گر پڑی۔ اب تو گوروں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ تم کون ہو؟ ایک گورے نے پوچھا۔ ابھی بتاتا ہوں، عنبر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی گورے کے ہاتھ سے بندوق کھینچ کر دونوں گوروں پر فائرنگ کر دی۔ دونوں گوروں کی لاشیں زمین پر تڑپنے لگیں۔ عنبر تہخانے سے نکل کر اوپر آ گیا۔ بندوق اور کارتوس کی پیٹی وہ اپنے ساتھ لے آیا۔ اس نے تہخانے کو تالا ڈالا اور شہر سے باہر نکل کر ہمایوں کے مقبرے کی طرف چل پڑا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ خدا بخش کو جا کر کہے گا کہ وہ اس کی بیٹی کے جہیز کی اب حفاظت نہیں کر سکتا۔ ہمایوں کے مقبرے کی جانب کچی سڑک ویران تھی، جگہ جگہ شہریوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ شہر کے دروازوں میں گوروں نے ٹکٹکیاں لگا کر حریت پسندوں کو پھانسیوں پر لٹکا رکھا تھا۔ عنبر خاموشی سے گھوڑے پر سوار مقبرے کی طرف چلتا چلا گیا۔ ادھر بادشاہ کو بھی انگریز سازش کر کے ہمایوں کے مقبرے پہنچا چکے تھے اور اب اسے گرفتار کر کے واپس لا رہے تھے۔
खूनी गेट पर पहुंचकर अंग्रेज कमांडर हडसन ने मुगल शहजादों को कत्ल कर दिया और सर बादशाह जफर को पेश किए। अंबर ये सब कुछ देख रहा था और खामोश था, क्योंकि उसे मालूम था कि ये तारीख का फैसला है और उसे कोई रोक नहीं सकता। हुमायूं के मकबरे के बाहर लोग कैंप लगाकर पड़े थे। उसने खुदा बख्श को ढूंढ लिया और चाबियां उसके हवाले करके वापस आ गया। अब वो इस शहर से चला जाना चाहता था, क्योंकि इस शहर में उसका दिल नहीं लगता था। वो दिल्ली से निकलकर लखनऊ आ गया। यहाँ भी अंग्रेजी फौज ने मुहासरा कर रखा था। अंबर किसी न किसी तरह पहुंच गया। इतना खूबसूरत महलों, गुंबदों, मकबरों और बागों वाला शहर उसने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन यहाँ मौत के साए लहरा रहे थे। वो एक पुराने मकबरे के ठंडे कमरे में जाकर लेट गया। उसे नींद आ गई। आंख खुली तो शहर में तोपों की आवाजें गूंज रही थीं। बाहर निकलकर देखा कि शहर की दीवार एक जगह से टूट गई थी और गोरा फौज अंदर दाखिल होते ही कत्लेआम कर रही थी। लखनऊ में भी दिल्ली शहर वाली तबाही और कत्लेआम शुरू हो गया था। वो सारा दिन उस मकबरे में पड़ा रहा। रात हो गई तो फिर वहीं लेटकर सोने की तैयारी करने लगा। वो ऊँघ ही रहा था कि उसे आवाजें सुनाई दी। एक औरत बड़ी परेशानी के आलम में किसी मर्द से कह रही थी, खुदा के लिए मुख्तार साहब, महल में जाकर मेरी बच्ची को उन जालिम गोरों की कैद से बचा लाओ, नहीं तो मैं इसी मकबरे में अपनी जान दे दूंगी। मर्द कह रहा था, बेटी आलम जान, मैंने बहुत कोशिश की मगर शहजादी का कोई सुराग न मिला। खुदा जाने जालिम उसे कहाँ ले गए हैं। औरत ने कहा, वो शाही महल के मेहमान खाने में होंगे। अंग्रेज कमांडर उसी जगह उतरा है। सब शहजादियों को उसी मेहमान खाने में कैद रखा गया है। तुम जाओ, नहीं तो मैं खुद जाती हूँ। खुदा के लिए ऐसा ना करना आलम जान, शाही खानदान की तुम एक निशानी रह गई हो। तुम ठहरो, मैं अभी जाता हूँ। अगर मैं वापस ना आया तो समझ लेना कि कत्ल हो गया हूँ। खुदा ना करे कि ऐसा हो। अंबर बड़ी खामोशी से उन लोगों के सामने जाकर खड़ा हो गया। दिए की रोशनी में देखा कि एक पुख्ता उम्र की औरत रो रही है, जिसके चेहरे पर मलकाओं जैसा वकार था। मर्द बूढ़ा था और उसे हौसला दे रहा था। अंबर को सामने देखकर मर्द ने खंजर निकाल लिया। अंबर ने कहा, बाबा जान, मैं तुम लोगों की मदद के लिए यहाँ आया हूँ। अंबर ने मुख्तसर अल्फाज में अपना तारुफ करवाया कि वो ताजिर है, लखनऊ में तिजारत के लिए आया है। गदर हो गया तो इस मकबरे में छुप कर जिंदगी के दिन गुजार रहा हूँ। मालूम हुआ कि वो औरत ओधा की शाही खानदान की है और गोरों ने उसके महल को लूट कर उसकी बेटी शहजादी जहांरा को कैद कर लिया है। आलम जान और मुख्तार उसे ताज्जुब से देखने लगे, मगर अंबर ने थोड़ी बातें की तो उनका शक दूर हो गया और वो बाखुशी अंबर को शहजादी जहांरा की तलाश में रवाना करने पर तैयार हो गए। लेकिन आलम ने कहा, बेटे, इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा है। अंबर बोला, मेरी जान की आप फिक्र न करें, मुझे कुछ नहीं होगा। शहर में लूट मार मची थी। कई जगहों पर आग भी लगी थी। धुआं मकानों से उठ रहा था। अंबर उस वक्त एक आम मुगल ताजिर के लिबास में था। सर पर पगड़ी, चूड़ीदार पजामा, अंगरखा और कमर के गिर्द लिपटा हुआ पटका। एक पिस्तौल उसकी कमर के साथ बंधा था। जिस शाही महल के शाही मेहमान खाने में अंग्रेज कमांडर ने अपना दफ्तर बना रखा था और जिसके तहखाने में शहजादी जहांरा कैद थी, उसके बारे में मुख्तार बाबा ने अंबर को रास्ता बता दिया था। गोरा फौज शहर के गली कूचों में गश्त लगा रही थी। कई चौकों में अंबर ने लोगों को फांसियों पर लटकते देखा। वो खामोशी से सर लपेटे शाही महल की तरफ चला जा रहा था। आखिर वो शाही महल में पहुंच गया। सुर्ख पत्थरों की शानदार इमारत थी, जिसके ऊपर गोरों का झंडा लहरा रहा था। बाहर गोरा फौज पहरा दे रही थी। सोचने लगा, अंदर कैसे जाए, क्यों कर जाए। अभी बाहर ही घूम रहा था कि एक गोरे ने उसे पकड़ लिया। कौन हो तुम और इधर क्या कर रहे हो? अंबर ने कहा, मैं एक ताजिर हूँ, जड़ी बूटियों की तिजारत करता हूँ। यहाँ मेरी एक बहन रहती थी, उसकी तलाश में आया हूँ। गोरे सिपाही ने एक जोरदार मुक्का अंबर की गर्दन पर मारा और बोला, काले सोर, झूठ बकता है। साफ क्यों नहीं कहता कि हमारे कमांडर को कत्ल करने आया है? ये पिस्तौल किस लिए साथ रखा है? गोरे ने अंबर का पिस्तौल छीन लिया और उसे पकड़कर अंग्रेज कमांडर के पास ले गया। सर, ये कोई जराइम पेशा आदमी है, मशकूक हालत में हमारे हेडक्वार्टर के आसपास घूम रहा था। अंग्रेज कमांडर ने अपनी लंबी मूंछों पर हाथ फेरकर कहा, इसे कैद में डाल दो। फिर बोला, ठहरो, और अंबर की तरफ घूर कर बोला, कौन हो तुम और कहां से आए हो? यहाँ क्या कर रहे थे? अंबर ने वही बात फिर दोहरा दी कि ताजिर हूँ, बहन की तलाश में आ गया। गोरे कमांडर को यकीन नहीं आ रहा था। उसने तलवार की नोक अंबर के सीने पर रखकर कहा, क्या तुम्हें मालूम है यहाँ ओध का शाही खजाना किस महल में दफन है? तुम जरूर खजाने की तलाश में आए हो। अंबर उसका मुंह तकने लगा। बात यह थी कि अंग्रेज ने ओध के शाही महलात पर कब्जा कर लिया था। उन्हीं लूट मार में करोड़ों के जेवरात और जवाहरात मिले थे, लेकिन शाह ने ओध का शाही खजाना कहीं नहीं मिल रहा था। उसके बारे में मशहूर था कि अंग्रेजों ने उस खजाने को शाही महल के किसी खास तहखाने में दफन करके उसका नक्शा अपने खास मुलाजिम को देकर वहां से भगा दिया है। अंबर ने कहा, जनाब, मुझे खजाने के बारे में कुछ मालूम नहीं। गोरे कमांडर ने अंबर के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। अंबर के लिए बेइज्जती नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसने गोरे के मुंह पर एक ऐसा मुक्का जवाब में मारा कि वो उलटकर मेज की दूसरी जानिब गिरा और बेहोश हो गया। सिपाहियों ने उसे पकड़कर रस्सियों से बांध दिया और मारना शुरू कर दिया। अंबर पर भला मारपीट का क्या असर हो सकता था? नतीजा ये निकला कि जिसने अंबर को मारा था, सभी हैरान थे कि अंबर पर मारपीट का असर क्यों नहीं हो रहा।
इतने में कमांडर को होश आ गया। उसने गजबनाक होकर अंबर को देखा और कहा, इसे कैद कर दो, सुबह मैं अपने हाथ से इसे फांसी दूंगा। अंबर को तहखाने में ले जाकर कैद कर दिया गया। अंबर इस ख्याल से कैद में पड़ गया कि शायद इसी बहाने उसे शहजादी जहांआरा की कोई खबर मिल जाए। कैद खाना क्या था, बस एक पत्थर के फर्श वाली कोठरी थी जिसमें दिन के वक्त भी अंधेरा था। एक गोरा बाहर पहरा दे रहा था। अंबर कुछ देर खामोश बैठा सोचता रहा कि उसे क्या करना चाहिए। फिर उसने पहरेदार को आवाज देकर कहा, गोरा साहब मेरी एक बात सुनोगे? पहले तो पहरेदार गोरे ने कोई तवज्जो न दी। जब अंबर ने बार बार उसे आवाजें दी तो वो गाली देता कोठरी की सलाखों के पास आकर बोला, बोल क्या बकता है तुम? अंबर ने कहा, देखो मिस्टर, मुझे मालूम है कि शाही खानदान का खजाना किस जगह दफन है। अगर तुम मुझे ये बता दो कि शहजादी जहांआरा किस जगह कैद है तो मैं तुम्हें खजाने का नक्शा बता दूंगा। गोरे सिपाही ने कहा, खजाना किस जगह दफन है पहले बताओ। अंबर झट कहने लगा, खजाना इसी तहखाने में एक खुफिया जगह पर दबाया गया है। तुम मुझे शहजादी के पास ले चलो, मैं तुम्हें खजाने का पता बता देता हूँ। गोरे सिपाही ने सोचा कि उसे शहजादी के पास ले जाकर खजाने का पता पूछते हैं, बाद में इसे फिर गिरफ्तार कर लेंगे। आखिर ये क्या करेगा, निहत्था ही तो है। जबकि गोरे सिपाही के पास बंदूक और तलवार भी थी। गोरे ने अंबर को कोठरी से निकाल कर कहा, आओ मैं तुम्हें शहजादी के पास लिए चलता हूँ, लेकिन पहले ये बताओ कि खजाना कहाँ है। अंबर कोठरी से निकलकर गोरे सिपाही को एक जगह तहखाने में ले गया और बोला, खजाना इस जगह दफन है, अब बताओ शहजादी कहाँ है। गोरे सिपाही ने मशल की रोशनी में इधर उधर देखा और कहा, शहजादी ऊपर वाले बुर्ज में कैद है, मगर तुम्हें खजाना खोद कर निकालना होगा। जब मुझे खजाना दिखा दोगे तो मैं तुम्हें ऊपर बुर्ज में शहजादी के पास ले चलूंगा। अंबर के लिए बस इतनी इतला ही काफी थी कि शहजादी ऊपर बुर्ज में कैद है। उसने कहा, मिस्टर गोरा, हम तो ऊपर जाते हैं शहजादी के पास, अब तुम यहाँ खजाने के साथ टकरे मारते रहो। सिपाही गुस्से में आ गया, समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। झट तलवार निकालकर अंबर की तरफ बढ़ा। अंबर ने हंसकर कहा, मिस्टर गोरा, हमें तुम्हारे भाई बहन पर तरस आता है जो इंग्लिस्तान में तुम्हारा इंतजार करता है। हमारे हाथ से मत मरो, हमें ऊपर जाने दो। भला गोरा कब मानता था, और फिर अगर कैदी यूं भाग जाता तो कमांडर उसे कैद कर लेता। उसने तो सोचा था कि खजाने का पता पूछकर उसे फिर से बंद कर देंगे। वो अंबर की तरफ तलवार लेकर बढ़ा। अंबर ने हाथ बढ़ाकर तलवार फल की तरफ से पकड़ ली। अब गोरा तलवार खींच रहा है कि अंबर का हाथ कट जाए, लेकिन तलवार तो गोया किसी शिकंजे में आ गई थी। अंबर ने एक झटका दिया, तलवार टूटकर गिर पड़ी। गोरे ने बंदूक का मुंह अंबर की तरफ कर दिया। अंबर नहीं चाहता था कि बंदूक की आवाज सुनकर ऊपर से कोई नीचे आ जाए। उसने जल्दी से पकड़कर खींचा। गोरा जमीन पर गिरा। अंबर ने उसकी गर्दन पर अपना पांव रख दिया। गोरे सिपाही को यूं लगा जैसे किसी हाथी ने अपना पांव उसकी गर्दन पर रख दिया हो। उसका सांस बंद हो गया। वो हाथ पांव मारने लगा, मगर अंबर के पांव के नीचे से ना निकल सका, यहां तक कि उसका दम निकल गया। अंबर ने गोरे सिपाही की लाश को उसी जगह छोड़ा और दीवार के साथ चलता छुप छुपाकर महल के ऊपर आ गया। छत के कोने पर एक बुर्ज बना था, उसका दरवाजा बंद था। रात हो गई थी और शाही महल के कोनों पर मशलें रोशन थी, वहां तक रोशनी कम आ रही थी। अंबर बुर्ज के दरवाजे पर आ गया। दरवाजा बंद था और ताला लगा था। अंबर ने मुंह किवाड़ के साथ लगाकर आवाज दी, जहांआरा शहजादी अंदर है क्या? अंदर से एक कमजोर सी आवाज आई, कौन है बाहर? अंबर ने कहा, घबराओ नहीं शहजादी, मुझे तुम्हारी वालदा ने भेजा है। उसके साथ ही अंबर ने लोहे के मजबूत ताले को एक ही झटके से मरोड़ कर फेंक दिया। दरवाजा खोलकर वो अंदर गया। दिए की रोशनी में एक निहायत खूबसूरत मगर उदास लड़की दीवार से टेक लगाए बैठी थी। वो अंबर को देखकर उठ खड़ी हुई। अंबर ने कहा, ज्यादा बातें करने का वक्त नहीं, तुम्हारी वालदा शहर से बाहर मुख्तार के साथ एक खानकाह में तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हारे पास आया हूँ, आओ मेरे साथ। शहजादी पहले तो जरा हिचकिचाई, फिर अंबर के यकीन दिलाने पर उसके साथ चल पड़ी। अंबर छतों छत होता उसे लेकर शाही महल के अकब में आ गया। यहाँ आमों का बाग था। एक दरख्त की शाखें महल की छत पर झुकी हुई थी। अंबर ने यहाँ से शहजादी को नीचे उतारा, खुद भी उतराया। रात गहरी हो गई थी। सिपाही चारों तरफ पहरा दे रहे थे। शहर में कहीं कहीं मकानों को अब भी आग लगी थी। दूर से किसी वक्त गोली चलने की आवाज आ जाती थी। अंबर ने शहजादी को साथ लिया और चलने लगा तो शहजादी ने कहा, भाई तुम उन रास्तों से बेखबर हो, मैं ये सारे रास्ते जानती हूँ। अगर इस वक्त हम गए तो पकड़े जाएंगे। अंबर ने सोचा कि शहजादी ठीक कहती है। शहर में चप्पे चप्पे पर गोरा फौज के सिपाही फिर रहे थे। वो किस किस से उसे बचाता फिरेगा? उसने पूछा, फिर क्या करें? शहजादी ने कदरे रुक कर कहा, यहाँ करीब ही एक मज़ार है, उसके मतवल्ली की बेटी हमारी नौकरानी थी, हम वहाँ जाकर पनाह लेते हैं, फिर मैं कल भेस बदल कर वहाँ से निकल चलूंगी। अंबर को यह तरकीब पसंद आ गई। उसकी बेटी ने झुककर शहजादी को अदब से सलाम किया और रोने लगी कि खुदा का शुक्र है उसने शहजादी को जिंदा सलामत देखा। शहजादी ने उसे सारा हाल बता दिया कि वो रात आराम करेंगे और सुबह भेस बदल कर वहां से निकल जाएंगे। रात गुजर गई। दूसरे दिन वहां क़यामत बर्पा हो गई, क्योंकि शाही कैद से शहजादी और अंबर एक गोरे को हिला करके गायब हो गए थे। चारों तरफ फौज आ गई और घर घर तलाशी शुरू हो गई। अब वो भी परेशान हो गए, बाहर निकलना खतरनाक था। मतवल्ली ने कहा, आप लोगों को यहाँ रहना दुरुस्त नहीं,
قبرستان میں کوٹلی ہے جہاں پرانا کاٹ کباڑ پڑا رہتا ہے، میری مانیے وہاں چلے جائیں، جب ذرا امن ہو جائے گا یہاں بلا لوں گا۔ امبر نے سوچا کہ بڑے میاں کو اپنی جان کی فکر ہے اور پھر جوان بیٹی کا باپ ہے، ٹھیک سوچتا ہے کہ کہیں بیچارے کی عزت برباد نہ ہو جائے۔ وہ شہزادی کو لے کر قبرستان کی پرانی کوٹلی میں آ گیا۔ اس کوٹلی کی دیواروں اور چھت پر جنگلی بینیں چڑھی ہوئی تھی اور دور سے وہ گھاس پھوس کا ڈھیر معلوم ہوتی تھی۔ متولی نے انہیں کھانے پینے کے لیے سب کچھ پہنچا دیا۔ دوپہر کے بعد جب گورا سپاہی وہاں آ گئے تو انہوں نے متولی کے گھر کی ساری تلاشی لی، پھر قبرستان میں ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگے۔ یہ کل 4 گورے تھے، بندوقیں تلواریں کندھوں پر تھیں۔ امبر اور شہزادی دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کے سوراخ سے لگے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایک سپاہی باقی تینوں سپاہیوں سے الگ ہو کر کوٹلی کی طرف آ گیا۔ امبر نے آنکھیں بند کر کے دل میں کہا، اف، کمبخت کی موت اسے میری طرف لے آئی۔ سپاہی نے دروازے کو جھک کر دیکھا، امبر نے دروازہ کھول دیا۔ اندر آ جاؤ گورا صاحب۔ گورا حیران ہو کر امبر کو تکنے لگا۔ کون ہو تم؟ سر میں ایک مردہ ہوں، ابھی ابھی قبر سے باہر نکلا ہوں کہ آپ کا استقبال کر سکوں۔ اس سے پہلے کہ گورا اس سپاہی اپنے ساتھیوں کو آواز دیتا، امبر نے اسے گردن سے دبوچ لیا اور اس کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ امبر نے اسے جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ تھوڑی دیر بعد باقی 3 سپاہی اپنے ساتھی کو آوازیں دینے لگے۔ شہزادی کو چھوڑ کر وہ اپنے ساتھی کی تلاش میں لگ گئے۔ پھرتے پھراتے وہ بھی کمبخت جھونپڑی کے پاس آ گئے۔ انہوں نے جھاڑیوں کو ایک طرف ہٹا کر دیکھا کہ پرانی سی کوٹلی کا دروازہ ہے تو اسے زور سے ٹھوکر ماری۔ دروازہ کھل گیا۔ امبر نے شہزادی جہاں کو کونے میں گھاس کے ڈھیر تلے چھپا دیا۔ امبر باہر نکل آیا۔ گڈ مارننگ گورا سر۔ سپاہی امبر کا منہ تکنے لگے۔ ویل، تم کون ہو کالا آدمی؟ امبر نے جھک کر کہا، سر میں وہ سامنے والی قبر کا مردہ ہوں، اس کوٹلی میں تھوڑی سی گھاس کھانے کے لیے آ گیا تھا، اگر حکم ہو تو آپ کو بھی گھاس پیش کروں؟ سپاہی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ویل، کوئی پاگل آدمی ہے یہ، سپاہی بولا۔ ایک سپاہی نے کہا، لیکن ہمیں کوٹلی کی تلاشی لینی چاہیے، ہو سکتا ہے ہمارا ساتھی اس پاگل نے چھپا رکھا ہو۔ امبر پرے ہٹ گیا۔ ضرور ضرور تلاشی لیں ہماری کوٹلی کی، مگر اس کوٹلی میں آپ لوگوں کو سوائے ملکل موت کے اور کوئی نہیں ملے گا۔ بکواس بند کرو پاگل آدمی، سپاہی نے امبر کی گردن پر بندوق کا دستہ مارتے ہوئے کہا۔ اس کا خیال تھا کہ امبر گر پڑے گا، لیکن وہ چٹان کی طرح اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ دوسرے 2 سپاہی گھاس کے خشک ڈھیر کو تکنے لگے۔ اس میں ضرور کوئی چھپا ہے، سالہ گھاس ابھی ہلا تھا۔ اتنے میں ایک سپاہی کی چیخ نکل گئی، ہمارے ساتھی کی لاش یہ پڑی ہے۔ سارا کام خراب ہو گیا تھا۔ امبر نے بڑی کوشش کی تھی کہ ان گورے سپاہیوں کی جان بچ جائے اور خاموشی سے واپس چلے جائیں، لیکن اب یہ بات ناممکن ہو گئی تھی۔ دونوں گورے سپاہیوں نے امبر کو پیچھے سے دبوچ لیا۔ اس کو اسی جگہ قتل کر دو، یہ ہمارے ساتھی کا قاتل ہے۔ امبر نے مسکرا کر کہا، مسٹر گورا، ہماری ایک بات دھیان سے سنو، تم لوگ اگر اپنی فوج کا سارا توپ خانہ بھی لے آئے گا تو ہمیں نہیں مار سکے گا۔ ہم تمہارا جان بخشی کرتا ہے، تم چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر وہ ضدی اکھڑ گورے سپاہی امبر کی بات مان لیتے تو ان کی زندگی بچ جاتی، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس جگہ مرنے کے لیے آئے تھے۔ ایک گورے نے امبر کے سر پر زور سے بندوق کا دستہ مارا، دستہ ٹوٹ گیا، مگر امبر کے سر پر ذرا سا بھی اثر نہ ہوا۔ امبر مسکرا کر بولا، میں نہ کہتا تھا کہ تم مجھے مار نہ سکو گے، ابھی وقت ہے، چپ چاپ واپس چلے جاؤ۔ ایک گورا سپاہی بولا، کیا دیکھتے ہو جان، گولی چلا دو۔ سپاہی جان نے امبر کے سر کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ گولی امبر کے سر کے ساتھ ٹکرا کر نیچے گر پڑی۔ امبر کو اب غصہ آ گیا، بولا، بدبختو، تم حد سے بڑھ گئے ہو، اب میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امبر نے آگے بڑھ کر ایک گورے کے ہاتھ سے بندوق چھین لی، مگر یہ بندوق خالی تھی۔ دوسرے گورے نے تلوار لہرا کر امبر کے سینے پر ماری، تلوار ٹن کی آواز پیدا کر کے ٹوٹ گئی۔ گورے سپاہی دنگ رہ گئے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ امبر نے شہزادی جہاں کو آواز دی، شہزادی تم بھی گھاس کے نیچے سے نکل آؤ، اب معاملہ کھل گیا ہے تو ذرا یہ تماشا تم بھی دیکھ لو۔ شہزادی جہاں خشک گھاس کے گٹھے پرے ہٹا کر باہر نکل آئی۔ سپاہی اسے دیکھ کر اور زیادہ غصے میں آ گئے، پکڑ لو شہزادی کو۔ 2 سپاہی اس کی طرف بڑھے۔ امبر نے ایک سپاہی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر گھمایا اور پوری طاقت سے دوسرے سپاہی پر دے مارا۔ دونوں سپاہی ایک دوسرے پر چرمر ہو کر گرے، ایک کی ٹانگ ٹوٹ گئی، دوسرے کی گردن ٹوٹ گئی۔ تیسرے سپاہی نے امبر پر حملہ کر دیا، اس کا حملہ بیکار تھا۔ امبر نے اسے گردن سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور سامنے والی دیوار پر دے مارا، وہ بھی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ امبر نے جہاں سے کہا، جہاں بہن، اب ہمیں یہاں سے نکل چلنا چاہیے۔ جہاں نے کہا، لیکن دن کی روشنی، کوئی بات نہیں، میرے ساتھ آؤ۔ امبر نے ایک سپاہی کی وردی خود پہنی، دوسرے سپاہی کی وردی جہاں شہزادی کو پہنا دی اور قبرستان سے باہر نکل کر شاہی باغ کے مقبرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں کسی نے انہیں نہ پہچانا، بلکہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈر کر پرے پرے ہٹ جاتے۔ جب امبر شہزادی کو لے کر مقبرے میں پہنچا تو انہیں شہزادی کی ماں اور مختار بھی نہ پہچان سکے۔ ایک بار تو وہ بھی ڈر گئے کہ گورے سپاہی جانے کیا کرنے وہاں آئے ہیں۔ امبر نے کہا، بہن، شہزادی جہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عالم جان نے امبر کا ماتھا چوما، دعائیں دیں۔ وہ رات انہوں نے یہ سوچنے میں بسر کر دی کہ انہیں وہاں سے کس طرف جانا چاہیے۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ وہ مختار کے ہاں بہار کے صوبے میں چلے جائیں اور جب حالات ٹھیک ہوں تو واپس آ جائیں۔ دوسرے دن یہ لوگ امبر سے مل کر چلے گئے۔
अंबर भी वहां से निकलकर कलकत्ते की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि वहां रहना अब खतरे से खाली नहीं था। कलकत्ते की जानिब घोड़ा गाड़ियां चलती थीं, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी रेलगाड़ी चलना शुरू नहीं हुई थी। लखनऊ शहर से बाहर एक पड़ाव था, जहां से घोड़ा गाड़ियां और काफले बंगाल की तरफ रवाना होते थे। अंबर के पास काफी पैसे थे, वो एक काफले में शरीक हो गया। ये काफला आधी रात के बाद बंगाल की तरफ रवाना होने वाला था। काफले के एक मालिक ने अंबर से पूछा, नौजवान, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे? हमें हर एक का पूरा पूरा ख्याल रखना पड़ता है। अंबर ने उन्हें भी यही कहा कि वो जड़ी बूटियों का ताजिर है और जड़ी बूटियों की तलाश में बंगाल के जंगलों की सैर करना चाहता है। अंबर ने 6 अशरफियां काफले वाले को अदा कर दी। उसे एक अलग घोड़ा दे दिया गया। रात जब आधी गुजर गई तो काफले के चलने का ऐलान कर दिया गया। लखनऊ में अंबर का जी न लगा था। उसने सुना था कि बंगाल में इतनी अफरा तफरी नहीं है, शायद वहां नाग या मारिया से मुलाकात हो जाए। अंबर के दिल में बस यही एक ख्याल और लगन थी कि किसी तरह नाग और मारिया से फिर मुलाकात हो जाए। इतना उसे यकीन था कि अगर वो तारीख के 800 साल पीछे छोड़कर आगे निकल आया है तो नाग और मारिया भी 800 बरस की छलांग लगाकर तारीख के औराक से आगे निकल आए होंगे और वो भी अंबर की तलाश में इसी मुल्क में फिर रहे होंगे। सारा दिन और सारी रात काफला चलता रहा। दूसरे दिन रात को काफले ने एक जगह पड़ाव डाला। सारा दिन आराम किया और रात को फिर अपना सफर शुरू कर दिया। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।